हेलो एवरीवन। सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे मई 2023 के बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। फर्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू कम्युनिटी बेस्ड सेविंग ग्रुप। सो बिहार सरकार ने बेगर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये सेविंग ग्रुप बनाए हैं और इस इनिशिएटिव के तहत जो अक्रॉस द स्टेट है यानी पूरी स्टेट में ऐसे बेगर्स के 79 ग्रुप्स बनाए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू टीबी इरेडिकेशन, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। सो रिसेंटली वर्ल्ड टीबी समिट है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था और उस इवेंट के दौरान बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया था फॉर देयर परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, यानी कि टीबी की इरेडिकेशन में इन डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया था और ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण और पूर्णिया। सो इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू पटना मेट्रो प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो होने वाला है रफली 13,365 करोड़ और इसके लिए जापान की JICA दैट इज़ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उसके साथ टाई अप किया गया है। ये एजेंसी है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है इन टर्म्स ऑफ लोन, यानी लोन देने वाली है और उसका मैच्योरिटी पीरियड है 10 साल। इस मेट्रो प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसके 2 कॉरिडोर हैं, एक है दानापुर टू मीठापुर और दूसरा है पटना रेलवे स्टेशन टू न्यू ISBT और ये एक्सपेक्टेड है 2028 तक कंप्लीटली कमीशन होने का। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू मर्चा राइस। एक्चुअली इसका नाम है वो मिर्चा से बना है क्योंकि इस राइस का जो शेप है दैट इज़ लाइक टू ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च जैसा इसका शेप है और इसको वेस्ट चंपारण में उगाया जाता है। रिसेंटली इसको GI टैग दिया गया है। GI टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो GI टैग दिया जाता है GI रजिस्ट्री के द्वारा, GI रजिस्ट्री, और ये चेन्नई में है जो कि तमिलनाडु में है। GI रजिस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, और ये टैग दिया जाता है 10 साल के लिए। पहला इंडिया का पहला प्रोडक्ट जिसको GI टैग दिया गया था दैट वाज दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग चाय को पहला GI टैग का स्टेटस दिया गया था। इसके अलावा यानी इस राइस के अलावा बिहार के कुछ और प्रोडक्ट को भी GI टैग मिला हुआ है जैसे जर्दालू आम, कतरनी राइस, शाही लीची, मघी पान, मिथिला मखाना, इन सबको GI टैग दिया गया है। पहला प्रोडक्ट जिसको GI टैग दिया गया था दैट वाज दार्जिलिंग टी और जो ये टैग दिया जाता है दैट इज़ गिवन एज पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री और ये रजिस्ट्री है चेन्नई में। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू सेफ मदरहुड। सो रिसेंटली सेफ मदरहुड डे है वो 1 अप्रैल को मनाया गया। बिहार में अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें सो बिहार में ये है 118 पर लाख लाइव बर्थ। 2018 से 20 की ड्यूरेशन में ये 118 था, उससे पहले ये 165 था। मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब है कि डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, यानी कि मदर का डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। इसके अलावा MMR में अगर हम बिहार की रैंकिंग की बात करें थ्रू आउट द स्टेट्स सो बिहार है वो 15th पोजीशन पर है एज पर SRS दैट इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू थावे दुर्गा मंदिर। सो ये मंदिर है ये गोपालगंज में स्थित है। इसके अलावा रिसेंटली बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव मनाया गया, ये 23 अप्रैल को मनाया गया था। एक्चुअली इन्होंने 1857 की क्रांति में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी फ्रॉम जगदीशपुर से, जो कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसी के कंटेक्स्ट में ये जो विजय उत्सव है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीशन। सो ग्राउंड वाटर है जो ज़मीन में पानी मिलता है उसका वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है और 24 डिस्ट्रिक्ट में ये नीचे चला गया है। सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ है वो हुआ है बिहार शरीफ में जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं बांका, मुजफ्फरपुर और सहरसा। नेक्स्ट है स्टेट आइकन फॉर इलेक्शन इन बिहार। सो बिहार में इलेक्शन रिगार्डिंग अवेयरनेस के लिए मोनिका दास को बिहार के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने
स्टेट आइकन अपॉइंट किया है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। मोनिका दास हैं, वो एक ट्रांसजेंडर हैं और इसीलिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में अवेयरनेस के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू सबवे लिंकिंग पटना बिहार म्यूजियम्स। सो सबवे का मतलब है एक काइंड ऑफ अंडरपास, एक पाथ बनाया है, पाथ प्रपोज्ड है जो कि कनेक्ट करेगा पटना म्यूजियम को बिहार म्यूजियम के साथ, और इसका रफली लेंथ होने वाला है 1.5 किलोमीटर और इसको रेडी करने वाली है DMRC, दैट इज़ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। सो DMRC है इसके लिए टेक्निकल कंसल्टेंट है ये सबवे बनाने के लिए, और रिसेंटली जो अर्बन डिपार्टमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट का, उन्होंने DMRC को टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया है। सो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बिहार फ्रॉम May 2023। हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे मई 2023 के स्कीम से रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। सो टग बोट हैं, वो ये छोटी बोट होती हैं जो बड़े नाव को खींचने के लिए काम आती हैं, इनको टग बोट बोला जाता है और ये प्रोग्राम इन्हीं बोट्स के लिए है। सो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो टग बोट्स हैं उनको ग्रीन हाइब्रिड propulsion सिस्टम से चालू किया जाए, यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल मेथड है उससे इनको चालू किया जाए या पावर किया जाए। टग बोट किसको बोलते हैं? जो छोटी नाव है जो बड़ी नाव को इधर से उधर शिफ्ट करने में, उसकी पोजीशन या लोकेशन शिफ्ट करवाने में काम आती हैं। सो रिसेंटली इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग है, वो गुड़गांव में शुरू किया गया है जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू स्वच्छ उत्सव। सो ये स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए एक काइंड ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है सैनिटेशन के बारे में लोगों को जागरूक करना। ये 2019 में लॉन्च किया गया था और मेन ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस फैलाना रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस। 2023 के इस इनिशिएटिव के तहत 1000 सिटीज़ को 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनाने का ऑब्जेक्टिव है। 1000 सिटीज़ को गार्बेज फ्री सिटी, यानी कि वहाँ पर वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम इतना अच्छा होगा कि वहाँ पर गार्बेज कलेक्शन नहीं होगा ज़्यादा, हम उसको प्रॉपरली एक सप्लाई चेन के थ्रू एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट है रिलेटेड टू न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। सो ये यूनियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है 5 करोड़ नॉन लिटरेट लोगों को टारगेट करना जो कि 15 से ऊपर के साल के हैं, 5 करोड़ जिनका एज 15+ है और जो कि नॉन लिटरेट हैं। नॉन लिटरेट लोगों को लिटरेट बनाने का इसका टारगेट है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंडिया स्पेस पॉलिसी। सो स्पेस में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी रिसेंटली अनाउंस की गई है और इसके कंटेक्स्ट में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो इम्पोर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर। सो ये पॉलिसी रिसेंटली अप्रूवल दिया गया था जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन को मंजूरी दी गई है और उसको प्रमोशन किया जाएगा। इसके अलावा रिसेंटली लीगो को भी अप्रूवल दिया गया है। लीगो जो कि महाराष्ट्र के हिंगोली में सेटअप किया जाने वाला है। लीगो का फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। सो ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो ग्रेविटेशनल वेव या जी वेव को डिटेक्ट करने के लिए सेटअप की जाने वाली है और अभी 2 ऐसी ऑब्जर्वेटरी हैं और दोनों के दोनों USA में सिचुएटेड हैं। एक है कैलिफोर्निया में और दूसरी है मैसाचुसेट्स में। अभी जो 3rd सेटअप होगी यानी इंडिया में पहली सेटअप होगी वो महाराष्ट्र के हिंगोली में सिचुएटेड होगी और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट जी वेव यानी कि ग्रेविटेशनल वेव। सो रिसेंटली इसको भी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू MPLADS। सो MPLADS का मतलब है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। सो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपने अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट हैं उनको रिकमेंड कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत हर एक MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे। जो लोकसभा MP हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना काम रिकमेंड कर सकते हैं। जो राज्यसभा में MP हैं वो जिस राज्य से वो इलेक्टेड हुए हैं इनडायरेक्टली
वहाँ पर काम रिकमेंड कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी काम रिकमेंड कर सकते हैं। सो हाईएस्ट यूटिलाइजेशन टू रिलीज फंड रेशियो की अगर बात करें इस स्कीम के थ्रू, यानी कि जितना फंड रिलीज़ किया गया था उसका यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा किसने किया है, उस रेशियो की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हुआ है गुजरात, झारखंड, कर्नाटका। ये यूटिलाइजेशन टू रिलीज रेशियो है, यानी कि जितना फंड रिलीज़ किया गया था उसका यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट है हाईएस्ट अलोकेशन किस स्टेट को हुआ, सबसे ज़्यादा अलोकेशन उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन बिहार। अलोकेशन है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो जिस स्टेट में ज़्यादा एमपीज़ होंगे सीधी सी बात है वहाँ पर अलोकेशन ज़्यादा हुए। इसके अलावा सिक्किम को सबसे कम अमाउंट मिली। इसके साथ साथ हर एक स्टेट है, हर एक स्टेट वो इससे रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेगा और इस स्कीम के लिए एमपी लाज के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक ऐसा ही स्कीम कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने एमएलएज के लिए भी स्टार्ट किया है, एमएलए रिलेटेड, जहाँ पर एमएलएज हैं वो काम रिकमेंड कर सकते हैं। तो वो स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव हो जाएगा, स्टेट स्पेसिफिक। हाँ, एमपीलाज की अगर बात करें ये 1993 में स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फंड मिलने वाला 5 करोड़। लोकसभा एमपी है अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम रिकमेंड कर सकते हैं। इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स हैं वो विद इन दैट स्टेट, और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो कहीं पर भी ये काम रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंबेडकर सर्किट। सो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है वो चलाई जाने वाली थी अंबेडकर सर्किट पर, और ये कुछ प्लेसेस को कवर करेगी जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की लाइफ से एसोसिएटेड हैं, जैसे मऊ, नागपुर, सांची, सारनाथ, गया, राजगीर एंड नालंदा। मऊ की अगर बात करें तो ये उनका बर्थ प्लेस है और नागपुर उनकी दीक्षा भूमि है। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट है रिलेटेड टू राष्ट्रपति निलयम। सो ये राष्ट्रपति भवन टाइप का एक प्लेस है जिसको रिसेंटली पब्लिक के लिए खोला गया है। ये सिकंदराबाद में है और पहली बार किसी हेरिटेज बिल्डिंग को जनरल पब्लिक के लिए खोला गया है, ये इस कैटेगरी में। नेक्स्ट न्यूज़ है पेंशन रिफॉर्म्स। सो पेंशन सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए रिसेंटली टीवी सोमनाथन कमेटी का सेटअप किया गया था। नेक्स्ट है क्वांटम टेलीकॉम नेटवर्क। सो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक है वो नई दिल्ली में ऑपरेशनल हुआ है। क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन को क्यूबिट्स में स्टोर करते हैं। क्यूबिट्स, जो नॉर्मल कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं वो 0 और 1 की फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जबकि क्यूबिट्स में दोनों को 0 और 1 को एक ही बिट में स्टोर किया जा सकता है। सो इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटर है उसका नाम है साइकामोर। नेक्स्ट है रिलेटेड टू यूरोपियन GI टैग। सो रिसेंटली कांगड़ा टी को, जो कि हिमाचल प्रदेश से है, उसको यूरोपियन GI टैग मिला है। इंडिया में भी इसको ऑलरेडी GI टैग मिला हुआ है 2005 से। नेक्स्ट न्यूज़ है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। सो रिसेंटली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस किया है और इस वाली फॉरेन पॉलिसी के लिए कोई एंड डेट स्पेसिफाई नहीं की है, यानी कि जनरली 5 साल के लिए ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की जाती है, बट इस टाइम 2023 में जो पॉलिसी अनाउंस की है उसके लिए कोई एंड डेट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ये ओपन एंडेड पॉलिसी है और इसका मेजर टारगेट है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको $2 ट्रिलियन तक करना है बाय 2030। इसके थ्रू एक इम्पोर्टेंट टर्म है TEE, यानी टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। जो टाउन्स हैं जहाँ से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा उसको TEE बोला गया है, और 4 नए टाउन भी सेटअप, मतलब एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट से 4 नए टाउन को इंक्लूड किया गया है। ये 4 नए टाउन हैं फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी। सो अब टोटल टाउन्स हो गए हैं TEE 43। सिंपलेस्ट सेंस में इसका मतलब यह है कि इन टाउन से हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू रिजोल्यूशन ऑन हिंदूफोबिया। हिंदूफोबिया मीन्स हिंदुओं के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाना,
किसी भी तरीके से वायलेंस को प्रमोट करना। सो उसके कंटेक्स्ट में रिसेंटली यूएसए का जो जॉर्जिया स्टेट है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है हिंदू फोबिया को क्रिटिसाइज करते हुए। ये यूएसए का एक स्टेट है, जॉर्जिया नाम की एक कंट्री भी है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूएसए के स्टेट की, और ये पहला ऐसा अमेरिकन स्टेट है जिन्होंने ये काम किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू क्लोन्ड काफ नेम्ड गंगा। सो रिसेंटली एक क्लोन तैयार किया है एक काफ, और इसको तैयार किया है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल में है, करनाल हरियाणा में है। और ये पहला क्लोन है काफ का जो कि इंडिजीनियस काऊ वैरायटी का है। काफ का मतलब बछड़ा है और काऊ इंडिजीनियस वैरायटी का मतलब है जो देसी गाय है हमारी, उसका एक ब्रीड है गिर GIR। इसका बछड़ा है, हमने क्लोनिंग से तैयार किया है और इसको नाम दिया है गंगा। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू CBI। सो CBI है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI को सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। रिसेंटली CBI ने 60 साल पूरे किए हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। CBI ना तो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कोई एग्जीक्यूटिव, और CBI ना तो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका पावर शोज है वो है DSPE एक्ट। DSPE है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। और CBI है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंडर में है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू GI टैग। सो जम्मू के भाशोली पेंटिंग और लद्दाख के वुड क्रेविंग को रिसेंटली GI टैग दिया गया है। इसके अलावा 2022-23 में सबसे ज़्यादा GI टैग दिए गए हैं वो केरल राज्य के प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं, और जम्मू रीजन से पहला इंडिपेंडेंट GI टैग मिलने वाला प्रोडक्ट है भासोली पेंटिंग। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू अमिताभ कांत पैनल। सो इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सेटअप किया है। इस पैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रुके हुए हैं किसी भी वजह से, क्या कारण से वो रुके हुए हैं और उनको कैसे कंप्लीट करवाया जाना है, इसके लिए ये पैनल सेटअप किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू अडानी पावर झारखंड लिमिटेड। सो ये झारखंड में गोड्डा में स्थित होने वाला है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने, दैट मीन्स अडानी पावर ने बांग्लादेश के साथ एक एग्रीमेंट किया है पावर परचेज का, बिजली की सप्लाई के लिए। सो उसी की प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट है एप्पल रिटेल स्टोर। सो इंडिया का पहला एप्पल रिटेल स्टोर है वो मुंबई में सिचुएटेड होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू योगा महोत्सव। सो ये आसाम के डिब्रूगढ़ में ऑर्गेनाइज करवाया गया। योगा की बात करें तो 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू आम आदमी पार्टी। सो रिसेंटली आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एज ऑफ नाउ 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, BJP, कांग्रेस, CPIM, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस। सो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है वो बेंगलुरु में सिचुएटेड है और इसको तैयार किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो ने। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू पीरा कुनफर। सो ये एक टनल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, रिसेंटली इनोग्रेटेड की गई थी इसीलिए ये न्यूज़ में थी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू एग्री ड्रोन सब्सिडी। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन्स बनाने के लिए रिसेंटली एक प्राइवेट कंपनी को सब्सिडी दी गई थी और उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में थी। इस कंपनी का नाम है गरुड़ एयरस्पेस और ये पहली ऐसी कंपनी बनी है इंडिया की जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन्स बनाने के लिए सब्सिडी मिली है, यानी कि इन ड्रोन्स का एग्रीकल्चर में यूज़ होगा। नेक्स्ट है 125 फीट स्टेचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो ये ब्रॉन्ज स्टेचू है और ये हुसैन सागर लेक में सिचुएटेड है जो कि हैदराबाद में है। ये टॉलेस्ट स्टेचू है डॉक्टर अम्बेडकर का इंडिया में, और अम्बेडकर जयंती है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इस इंस्क्रिप्शन का जिक्र किया था। ये चोला किंग प्रांतक 1 से एसोसिएटेड है। ये
कांचीपुरम तमिलनाडु में सिचुएटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू कंबम ग्रेप्स, जो कि तमिलनाडु से है। रिसेंटली उनको जीआई टैग दिया गया है। कंबम वैली की बात करें तो इसको तमिलनाडु का वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है वहाँ पर ये वैली सिचुएटेड है और इसको ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक। सो ये 17 से 21 अप्रैल के बीच सेलिब्रेट किया गया और इसको ऑर्गेनाइज करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। और इसी के साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च की गई जिसका नाम है जीएस निर्णय। जीएस का मतलब है यहाँ पर ग्राम सभा। सो ग्राम सभा है जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं उनके रिजोल्यूशन के लिए जो काम करती हैं, उससे रिलेटेड ये ऐप है। सो इस ऐप का मेन ऑब्जेक्टिव है ग्राम सभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको ऑनलाइन अपलोड करना ताकि सभी लोग देख सकें। जो जीएस निर्णय है, निर्णय का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट, इनोवेट एंड रिजोल्व पंचायत। फुल फॉर्म आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू पब्लिक वाटर बजट। सो रिसेंटली केरल ने अपना पहला वाटर बजट अनाउंस किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो वाटर स्कार्सिटी है उससे कैसे डील किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू नेशनल क्वांटम मिशन। सो इसको डीएसटी ने अनाउंस किया है। डीएसटी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। इस मिनिस्ट्री के अंडर में दो डिपार्टमेंट हैं, डीएसटी एंड डीबीटी। डीबीटी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें सो जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन। यहाँ पर 0 और 1 है वो एक ही टाइम पर सेव की जा सकती है। इसमें या तो 0 होगा या 1 होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। सो इसको रिसेंटली यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने रिलीज़ किया है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू डीएनए डेटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़। सो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर पुलिस को किसी की डेड बॉडी मिली है और उसको कोई क्लेम नहीं करने वाला। सो हिमाचल प्रदेश ने ऐसी बॉडीज़ का एक डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है। सो हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है जो कि एक डीएनए डेटाबेस बनाएगा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ का। नेक्स्ट न्यूज़ है लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम। सो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है वो शिलोंग में होने वाला है, जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो इस स्कीम के तहत किसानों को फसल के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है और इसके इम्प्लीमेंटेशन के मामले में कर्नाटक है उसको टॉप पोजीशन मिला है, यानी कि सबसे बेस्ट वे में कर्नाटक ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट है मुलापेटा पोर्ट। सो ये पोर्ट है ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। रिसेंटली इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू आसाम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर डिस्प्यूट। सो ये है आसाम और ये है अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों स्टेट्स के बीच में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। उसी के कंटेक्स्ट में रिसेंटली आसाम के चीफ मिनिस्टर और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक MOU साइन किया था। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा एक नामसाई डिक्लेरेशन भी है जो कि 2022 में साइन की गई थी, जहाँ पर इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है कुछ विलेजेस से रिलेटेड, उस डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए ये डिक्लेरेशन साइन की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू डिजिटल हाईवेज। सो ऑप्टिकल फाइबर का एक नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक नेटवर्क तैयार किया जाना है जिसको हम डिजिटल हाईवे बोल रहे हैं और ये 10,000 किलोमीटर का एक नेटवर्क तैयार किया जाना है अक्रॉस द कंट्री और इसको तैयार करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो NHAI का है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में और इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू वोट फ्रॉम होम। सो जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो डिफरेंशियली एबल्ड हैं उन लोगों के लिए घर से वोट करने की फैसिलिटी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस की थी और जो रिसेंटली कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे उसी के दौरान ये अनाउंस किया गया था। सो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये कर्नाटक असेंबली में अनाउंस की गई थी फॉर पीपल हु आर 80 ईयर्स और मोर और हु आर डिफरेंशियली एबल्ड और पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की क्योंकि इन लोगों को वोट करने जाने में दिक्कत होगी तो ये घर से ही वोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू वाटर बॉडी सेंसस। सो रिसेंटली पहला वाटर बॉडी सेंसस है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है, और इस सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं वो वेस्ट बंगाल में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, और सबसे कम वाटर बॉडीज़ हैं सिक्किम में। वाटर बॉडीज़ में भी सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है वो है पॉन्ड्स की, फिर है टैंक्स, और फिर है रिजर्वॉयर्स। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू IIT मद्रास इन तंजानिया। सो तंजानिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहाँ पर IIT मद्रास अपना कैंपस सेटअप करने वाली है, और ये IIT का पहला कैंपस होगा अफ्रीका में। इससे पहले रिसेंटली IIT दिल्ली ने UAE में कैंपस सेटअप करने की बात कही थी। इसी के कंटेक्स्ट में एक और कमेटी भी है, डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी, जो सेटअप की गई थी, जिसने रिकमेंडेशन दिया था कि अलग अलग कंट्रीज़ में इंडिया की IITs को अपना कैंपस सेटअप करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंडियाज़ फर्स्ट विलेज माना। सो माना उत्तराखंड में है, और ये उत्तराखंड में एक बॉर्डर एरिया में विलेज है, जिसको पहले बोला जाता था कि ये इंडिया का लास्ट इंडियन विलेज है। अब इसी के कंटेक्स्ट में भारत सरकार ने एक पहल अनाउंस की है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसके तहत जो बॉर्डर एरियाज़ में गांव हैं वहाँ पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो ये किबुतु में लॉन्च किया गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सो इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी कवर है। ये 4 स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, और जो यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख। सो इन 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे मई 2023 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू MVD आउटब्रेक। सो MVD का मतलब है मारबर्ग वायरस डिजीज़। सो रिसेंटली तंजानिया में इस डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ था, और उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में थी। इसकी वजह से हीमोरेजिक फीवर है, यानी बुखार आता है, और अभी तक इसका कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट है या वैक्सीन है वो नहीं अवेलेबल है। सो 2 इंपॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट आउटब्रेक है वो कहाँ पर, तंजानिया में। नाम क्या है, MVD आउटब्रेक। ये एक वायरल डिजीज़ है, और अभी तक उसका एंटीवायरल ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है डिल्मा वना रूसफ। डिल्मा रूसफ जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रेसिडेंट बनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्रिक्स बैंक भी इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स में एक समिट थी फोर्टालेजा, उसी के दौरान इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, और ये फोर्टालेजा जो जगह है ये ब्राज़ील में है। हाँ, सो 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने बनाया है। 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2014 की ब्रिक्स समिट के दौरान ही इस बैंक की अनाउंसमेंट की गई थी। इसकी खास बात यह है कि सब मेंबर्स हैं उनके पास, ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके पास इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। रिसेंटली कुछ नई कंट्रीज़ भी इसकी मेंबर बनी हैं, फॉर एग्जांपल UAE, बांग्लादेश, उरुग्वे एंड इजिप्ट। ये 4 कंट्रीज़ नई इसकी मेंबर बनी हैं। उसके अलावा जो नए प्रेसिडेंट बनी है वो है डिल्मा रूसफ, जो कि पहले ब्राज़ील की प्रेसिडेंट थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका नाम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी है। मेंबर्स हैं ये हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर है वो है शंघाई में, और जो मेंबर्स उनके पास इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके पास वोटिंग राइट्स हैं वो 55% से कम नहीं हो सकती। दैट मीन्स इवन आउटसाइड ब्रिक्स जो देश हैं वो इसका मेंबर बन सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 4 कंट्रीज़ नए मेंबर बने हैं। ये 4 कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट एंड उरुग्वे। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव सुनामी। सो रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने एक अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट किया है जो रेडियो एक्टिव सुनामी जनरेट कर सकता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसने टेस्ट किया है? ये नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है। ये क्या करने के लिए कैपेबल है? ये ड्रोन है वो अंडर वाटर यानी पानी के नीचे, पानी के सरफेस के नीचे रेडियो एक्टिव सुनामी जनरेट कर सकता है।
नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू हमजा यूसुफ। सो वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नए लीडर इलेक्ट हुए हैं और वो फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर हैं जो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर सर्व करेंगे, एज ए फर्स्ट मिनिस्टर सर्व करेंगे। नेक्स्ट है पर्ल टाउन। सो रिसेंटली दुनिया का सबसे पुराना पर्ल टाउन है वो फाइंड आउट किया गया है यूएई में, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो यहाँ पर हमने तीन इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की हैं, एक तो रेडियो एक्टिव सुनामी, दूसरा पर्ल टाउन। पर्ल टाउन सबसे पुराना कहाँ पर पाया गया है, ये यूएई में पाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू एससीओ। एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ में ओरिजिनली जो एससीओ का फोकस था वो रशिया और चाइना के थ्रू फोकस था। एससीओ का हेडक्वार्टर्स है वो शंघाई में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इवन दो ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो रिसेंटली सऊदी अरबिया है वो इसका डायलॉग पार्टनर बन गया और इसके साथ साथ ईरान की परमानेंट मेंबरशिप है उसको भी रिसेंटली अप्रूव किया गया था। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। इसमें चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान ये 4 देश हैं। इसके अलावा 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। सो तुर्कमेनिस्तान के अलावा जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो इसका मेंबर हैं। ये 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है, तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है। 4 जो देश हैं उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। ये 4 हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। और रिसेंटली ईरान की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको अप्रूवल दिया गया था। अभी एक और डायलॉग पार्टनर किसको बनाया गया है, सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी। सो ये यूएई ने लॉन्च की है। हर एक एमिरेटी यानी कि हर एक जो सिटीजन है उसका डीएनए मैपिंग करने के लिए, उसके डीएनए की मैपिंग करने के लिए ये एक स्ट्रेटजी अनाउंस की है यूएई ने, ताकि उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जा सके। नेक्स्ट है नाटो से। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो रिसेंटली फिनलैंड है वो नाटो का 31st मेंबर बना है और रिसेंटली टर्की ने इसके लिए अप्रूवल दी थी। एक्चुअली टर्की की अप्रूवल की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया था। अभी फिनलैंड है वो नाटो का 31वां मेंबर बना है। एक और कंट्री थी जो नाटो मेंबरशिप की ट्राई कर रही थी लेकिन उसको मेंबरशिप नहीं मिली और वो कंट्री है स्वीडन। स्वीडन के खिलाफ टर्की और हंगरी दोनों ने वोट किया था। सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किन किन कंट्रीज़ को नाटो की मेंबरशिप मिली, उसमें स्वीडन का नाम हो तो स्वीडन को ये मेंबरशिप नहीं मिली है क्योंकि इसका जो विरोध है वो हंगरी और टर्की दोनों ने किया था। नाटो को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम भी है वॉशिंगटन ट्रीटी और इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम। नाटो के हिसाब से अगर किसी एक देश पर अटैक है तो उसे इस ग्रुप के जितने भी देश हैं उन सब पर अटैक माना जाएगा, यानी कॉमन डिफेंस की बात कही गई है। नेक्स्ट है CPTPP। सो जब यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे तब उन्होंने एक ट्रेड डील को प्रमोट किया था। ट्रेड डील यानी देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए उसको नाम दिया गया था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यानी पैसिफिक के इधर और उधर ईस्ट और वेस्ट साइड के जो देश हैं उनका एक समूह था, ट्रेड ग्रुप था। जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने इस पार्टनरशिप में से यूएस को विड्रॉ कर दिया, यानी यूएस इसका पार्ट नहीं होगा, ऐसा डिसीजन लिया गया। तो उसको रीनिगोशिएट किया गया और बाद में नया नाम दे दिया गया। एक्चुअली इसमें ओरिजिनली 12 मेंबर थे तो इसको TPP बोलते थे, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। 12 में से एक मेंबर है वो यूएस से निकल गया था तो बाद में इसको बोला गया TPP 11। और जब इसको रीनिगोशिएट किया गया तो इसका नाम दे दिया गया कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि यूके ने इसको ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है और यूके 12th मेंबर हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया TPP का पार्ट नहीं है। इंडिया RCEP दैट इज़ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसका भी पार्ट नहीं है।
नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी पर रिसेंटली इटली ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है और वो पहला ऐसा यूरोपीय या वेस्टर्न कंट्री है जिन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। चैट जीपीटी की बात करें तो इसको बनाया है ओपन एआई नाम की कंपनी ने। नेक्स्ट है मलेरिया फ्री माइलस्टोन। सो रिसेंटली WHO ने अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ साथ मलेरिया के कंटेक्स्ट में एक E2025 इनिशिएटिव है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2025। नेक्स्ट है ओफैक 13 स्पाई सैटेलाइट। सो इसको रिसेंटली लॉन्च किया था इजराइल ने। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू UN प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। सो इस प्रोग्राम के दौरान इंडिया है वो एक मेंबर के तौर पर इलेक्ट हुआ है एज ए मेंबर ऑफ कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड ए मेंबर ऑफ UNAIDS, यानी UN एड्स का एक मेंबर के तौर पर इंडिया को इलेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की स्टैटिस्टिकल बॉडी के तौर पर भी, यानी उसके भी एक मेंबर के तौर पर भी इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है गोल्डन लाइसेंस। सो रिसेंटली बहरीन ने इसकी अनाउंसमेंट की है। उन कंपनीज़ को जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देश में लेकर आएंगी उनको एक लाइसेंस देने की बात कही है, एक काइंड ऑफ अप्रूवल देने की बात कही है जिसका नाम है गोल्डन लाइसेंस, कि आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हम आपको कुछ अप्रूवल्स देंगे इमीडिएटली। नेक्स्ट है मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन। सो रिसेंटली ये वैक्सीन न्यूज़ में थी, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है और रिसेंटली घाना पहला ऐसा देश बना है जिन्होंने इस मलेरिया वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल हब इन बांग्लादेश। सो जापान है वो बांग्लादेश में एक इंडस्ट्रियल हब बनाने वाला है और ये माताबारी डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है। माताबारी डिस्ट्रिक्ट है या माताबारी पोर्ट है जो कि माताबारी डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक सी पोर्ट है जो जापान की मदद से डेवलप की जाएगी ताकि ट्रेड है उसको प्रमोट किया जा सके। सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहली बात ये कहाँ पर होगा, सो ये बांग्लादेश में होगा। सेकंड किसके कोऑपरेशन से, ये जापान के कोऑपरेशन से होने वाला है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट, यानी ड्रग्स के मामले में सबसे बड़ा जो कंट्री है। सो सीरिया को वर्ल्ड्स का दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बताया गया है जहाँ पर 90% फॉरेन रिजर्व है वो नार्कोटिक प्रोडक्ट से आता है। नेक्स्ट है चैट जीपीटी टास्क फोर्स। सो इसको रिसेंटली यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ने सेटअप किया है ताकि चैट जीपीटी से रिलेटेड जो सिक्योरिटी टर्म्स में इश्यूज हैं उनके बारे में डिसीजन लिया जा सके। रिसेंटली एक यूरोपीय कंट्री इटली ने भी डिसीजन लिया है कि वो चैट जीपीटी को बैन करेंगे। इटली G7 का भी एक मेंबर है। G7 7 देशों का एक समूह है। पहले ये G8 हुआ करता था, बाद में ये G7 बन गया क्योंकि रशिया को इससे एक्सपेल कर दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है Olkiluoto 3। सो ये यूरोप का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। रिसेंटली इसको फिनलैंड में टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट है ओवरसीज ऑफिस ऑफ AIIB। AIIB है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो रिसेंटली इसका ओवरसीज ऑफिस है वो UAE के अबू धाबी में सेटअप किया गया। इसका हेडक्वार्टर्स है वो बीजिंग में है। सबसे बड़ा शेयर होल्डर है चाइना, फिर है इंडिया। जापान और USA इसके मेंबर नहीं है। जापान और USA एशियन डेवलपमेंट बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू डोमिनिक राब। सो डोमिनिक राब जो कि UK के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑपरेशन कावेरी जिसको इंडिया ने लॉन्च किया था टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम सूडान। सो सूडान में वायलेंस की वजह से इंडियंस को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया जहां से इंडियंस को सूडान से निकाला गया था। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी और इसको INS सुमेधा की मदद से लॉन्च किया गया था। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे मई के इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट है सिलिकॉन वैली बैंक। सो रिसेंटली ये बैंक है ये क्राइसिस में था और इसी वजह से इस बैंक को अक्वायर किया है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक को अक्वायर किया है। सिलिकॉन वैली एक्चुअली US में एक जगह का नाम है जो IT कंपनीज़
के लिए फेमस है। सो उसी के कंटेक्स्ट में बैंक है जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था, यानी कि इसका मेजर फोकस था लोन देना आईटी प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज़ को। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलिकॉन वैली बैंक की, तो ये बिगेस्ट लेंडर था यूएसए का और बिगेस्ट लेंडर फेलियर था। एक्चुअली फेलियर का मतलब है ये बैंक कोलैप्स हो चुका है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये बैंक कहाँ का है? यूएसए का एक बैंक है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसको किसने एक्वायर किया है, सो इसको एक्वायर किया है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरचेंज फीस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। यूपीआई है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर एनपीसीआई ने एक फ़ीस रिकमेंड की है, इंटरचेंज ट्रांजैक्शन फ़ीस, यानी कि अगर यूपीआई पे 2000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर ये फ़ीस लिए जाने के लिए रिकमेंडेशन दी है। और जो फीस है वो 1.1% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी अगर ट्रांजैक्शन 2000 रुपये से ऊपर का है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन फ़ीस, ये कॉमन लोगों के बीच जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए नहीं है। इसको रिकमेंड किया गया है बड़े लेवल के लिए। एनपीसीआई की अगर मैं बात करूं तो ये आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है। सो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, फर्स्ट यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एनपीसीआई का एक इनिशिएटिव है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस 2000 से ऊपर होने वाले हैं उनके ऊपर 1.1% का ट्रांजैक्शन फीस लेने का रिकमेंडेशन दिया गया है। एनपीसीआई की बात करें तो ये आरबीआई और आईबीए का एक इनिशिएटिव है। आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईबीए है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। आरबीआई है उसका सेटअप हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी। और आरबीआई का फंक्शनिंग है वो 1 अप्रैल 1935 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू जीआई टैग। सो रिसेंटली जीआई रजिस्ट्री ने, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में है, उसने कुछ जीआई टैग को अप्रूवल दिया था। इस जीआई रजिस्ट्री की बात करें तो ये चेन्नई में है। हाँ, सो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो न्यूज़ में थे। फर्स्ट जीआई टैग है वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था जो कि वेस्ट बंगाल से है। ये 3 प्रोडक्ट हैं, सुंदराजा मैंगो जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रोडक्ट है, गज्जक जो कि मुरैना मध्य प्रदेश का एक प्रोडक्ट है, एंड थर्ड है नगारी दुबराज जो कि छत्तीसगढ़ का एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो $750 बिलियन का था। इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई है, यानी अब तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, दैट वाज रफली $750 बिलियन। 2020-21 में ये $500 बिलियन था और 21-22 में $676 बिलियन था। तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है दैट इज़ रफली $750 बिलियन, $750 बिलियन का है। नेक्स्ट है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। सो रिसेंटली इंडिया ने बेडाकुलिन जो मेडिसिन है जो कि जॉनसन एंड जॉनसन का टीबी का मैगजीन है उसके लिए पेटेंट एवरग्रीनिंग के लिए मना कर दिया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पेटेंट का मतलब है आपको एक एक्सक्लूसिव राइट दे दिया और आपकी परमिशन के बिना ये प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। पेटेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन को प्रमोट करना और उसको प्रोटेक्ट करना। इंडिया में पेटेंट है वो 20 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर पेटेंट में माइनर मॉडिफिकेशन करके उसको बार बार रिन्यू करवाया जाए तो उसको बोलते हैं पेटेंट एवरग्रीनिंग। उसी पेटेंट एवरग्रीनिंग के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में था कि जॉनसन एंड जॉनसन का एक टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस का एक मेडिसिन था बेडाक्यूलिन। सो उन्होंने इस पेटेंट के लिए यानी इस पेटेंट के रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दी थी और उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। सो उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में था। ये जो पुराना पेटेंट है बेडाकुलिन का वो जुलाई 2023 में एक्सपायर होने वाला था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपीज़। सो इंडिया ने रिसेंटली मलेशिया के साथ एक डील साइन की है ताकि हम इंडियन रुपी में ट्रेड सेटलमेंट कर सकें। एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ द ट्रेड है वो US डॉलर में होता है और इसीलिए डॉलर का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम
डॉलर का सिग्निफिकेंस इंटरनेशनल ट्रेड में कम करें तो उसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब है डॉलर का इंटरनेशनल ट्रेड में सिग्निफिकेंस कम करना। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, हमारे रुपी का वैल्यू, अगर रुपी की सिग्निफिकेंस इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़े तो उसको बोल देंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। हाँ, सो इसके कंटेक्स्ट में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है नोस्ट्रो अकाउंट और एक है वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब है बाहर का कोई बैंक से, अमेरिका का कोई बैंक है, वो इंडिया में आकर अपना एक अकाउंट खोले, इंडियन बैंक में अपना एक अकाउंट खोले। से बाहर का कोई बैंक है ABC, जो कि USA का एक बैंक है, वो इंडिया के SBI में एक अकाउंट खोले, सो उसको हम बोल देंगे वोस्ट्रो। उसी तरीके से अगर हमारा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर वहाँ पर जाकर उनके बैंक में एक अकाउंट खोले तो इसको हम बोल देंगे नोस्ट्रो। सो सिंपलेस्ट सेंस में नोस्ट्रो का मतलब है हमारे बैंक ने फॉरेन बैंक में अपना एक अकाउंट खोला है, उसी तरीके से वोस्ट्रो का मतलब है फॉरेन बैंक ने हमारे बैंक में एक अकाउंट खोला है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। सो रिसेंटली इस रिपोर्ट को RBI ने रिलीज किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ। सो WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल ट्रेड है वो सब पार होने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा शानदार नहीं होने वाला है, एवरेज होने वाला है। और इसके हिसाब से जो ट्रेड ग्रोथ है वो बिलो एवरेज या एवरेज होने वाली है। इसके अलावा WTO की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, और WTO की जो चीफ है वो है नगोजी ओकोंजो-इवेलिया। और इसके हिसाब से ग्लोबल जो गुड्स ट्रेड है वो स्लो हो जाएगा 1.7% की रेट से, यानी कि गुड्स में जो ट्रेड है वो स्लो होगा, सब पार होगा, बिलो एवरेज होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है किरीट पारेख पैनल। सो रिसेंटली सरकार ने इस पैनल का गठन किया था और इस पैनल ने रिकमेंडेशन दिया है ऑन द प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस, कि हमारे देश में नेचुरल गैस का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड किया जाना चाहिए। इसी के कंटेक्स्ट में ये कमेटी का गठन किया गया था। सो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, नए मॉडल के हिसाब से प्राइसेस हैं वो हर मंथ अनाउंस किए जाएंगे और इनको कनेक्ट कर दिया है इंटरनेशनल प्राइस से, यानी इंटरनेशनल प्राइस होगा उसके 10% फ्लक्चुएशन के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है, ताकि मार्केट में इसका प्राइस है वो अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जा सके। और इस फ्री प्राइसिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ये 2027 से लागू होना है, 1 जनवरी 2027 से जो भी लिमिटेशंस है उनको हटा दिया जाएगा और इंटरनेशनल प्राइस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। यानी इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगा तो डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस बढ़ेगा, और अगर इंटरनेशनल प्राइस कम होगा तो डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस कम होगा। सो अगर आपसे पूछा जाए किरीट पारेख पैनल किस चीज़ से रिलेटेड है, सो इन्होंने गैस प्राइसिंग के कंटेक्स्ट में रिकमेंडेशन दी थी, गैस प्राइसिंग, और इन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2027 से ये जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू GI टैग। अगेन 5 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। ये हैं गोंड पेंटिंग, ग्वालियर के कारपेट, बटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन और स्टोन क्राफ्ट ऑफ जबलपुर एंड साड़ी ऑफ बालाघाट। सो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको रिसेंटली GI टैग दिया गया है। GI टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। GI रजिस्ट्री है वो चेन्नई में है और ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में है, और जो एक्ट है वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1999। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू 2 इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, एक है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट करना। सो रियल एस्टेट वाला रियल एस्टेट के सेक्टर में काम करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में। इसको रिसेंटली रिलीज़ किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने। 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो NSE ने रिसेंटली REIT को अनाउंस किया है और
INVIT को अनाउंस किया है। ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो ये एंटायर एंटिटी है, दिस विल बी रेगुलेटेड बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई में। सेबी को ओरिजिनली जब सेटअप किया गया था तब एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी सेटअप किया गया था और बाद में इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया गया 1992 में। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू मिनीरत्ना कैटेगरी 1। सो जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनियां हैं, उनको 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। महारत्ना, नवरत्ना, मिनीरत्ना। सो रिसेंटली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में है। अगर मिनीरत्ना क्राइटेरिया की बात करें, सो लास्ट के 3 साल में इसका कंटिन्यूसली प्रॉफिट होना चाहिए। उसके अलावा प्री टैक्स यानी टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ द लास्ट ईयर्स, यानी लास्ट के 3 साल में किसी एक साल में उसका प्रॉफिट 30 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए बिफोर टैक्स। एंड लास्ट है ए पॉजिटिव नेटवर्थ, कि उसका नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। सो ग्रीन डिपॉजिट का मतलब है एज ए डिपॉजिटर जो हम पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, वो पैसे बैंक किसी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में यूज़ में लेगा, उसी को ग्रीन डिपॉजिट बोलते हैं। और रिसेंटली आरबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट के कंटेक्स्ट में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको इशू किया है आरबीआई ने। ग्रीन डिपॉजिट का मतलब है ग्रीन प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग के लिए डिपॉजिट अलाउ करना, और सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक है एक्सेप्ट आरआरबी एंड लोकल एरिया बैंक, उन सब पर ये ग्रीन डिपॉजिट की गाइडलाइंस लागू होंगी। इवन एनबीएफसी के केस में भी ये लागू होंगी और ये लागू होनी है 1 जून 2023 से। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंडियाज ट्रेडिंग पार्टनर। सो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए, फिर है चाइना, थर्ड है यूएई, फोर्थ है सऊदी अरबिया और फिफ्थ है सिंगापुर। यूएस के साथ अगर हम ट्रेड की बात करें तो उसमें इंक्रीमेंट आया है और हमारा यूएस के साथ रफली $128 बिलियन का ट्रेड है। यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस का मतलब हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे कम इंपोर्ट करते हैं, जबकि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। सो यूएस के कंटेक्स्ट में हमारा ट्रेड बढ़ा है और चाइना के कंटेक्स्ट में हमारा ट्रेड घटा है। सो अगर मैं बात करूं सिंपलेस्ट सेंस में, टॉप पे है यूएसए जहां हमारा ट्रेड है वो सरप्लस में है और हमारा ओवरऑल ट्रेड है वो है रफली $128 बिलियन। सेकेंड पोजीशन पर है चाइना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा ट्रेड यूएस के साथ बढ़ा है। सेकेंड पोजीशन पर है चाइना। चाइना के कंटेक्स्ट में हमारा ट्रेड डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब है कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, और रफली हमारा जो ट्रेड है वो $113 बिलियन है और हमारा चाइना के साथ ट्रेड घटा है। थर्ड जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है वो है सऊदी अरबिया। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू WTO IT टैरिफ डिस्प्यूट। तो WTO पैनल है, उसने इंडिया के खिलाफ एक जजमेंट दिया था। एक्चुअली इंडिया ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी और उस रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ इंडिया के खिलाफ कुछ कंट्रीज़ ने केस किया था। सो ये कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोपियन यूनियन है, ताइवान है, जापान, इन्होंने इंडिया के खिलाफ केस किया था। अब वो जजमेंट आया है WTO का और वो जजमेंट इंडिया के अगेंस्ट आया है। सो इसीलिए हमने उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील करने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू अमृत कलश। सो ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जो कि SBI की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। हेलो एवरीवन। सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे मई 2023 के साइंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट है OneWeb कॉन्स्टलेशन। सो OneWeb एक कॉन्स्टलेशन है जो UK बेस्ड एक कंपनी है, उन्होंने इसको सेटअप किया है और इसको स्टार्टअप, इस जो एंटिटी है इसको सपोर्ट किया है इंडिया की भारती एंटरप्राइज।
वन वेब का मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना हाई स्पीड और लो लेटेंसी के साथ। लेटेंसी का मतलब है डिले। सो डिले है वो कम होना चाहिए और स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सिंपलेस्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, वन वेब कॉन्स्टलेशन कहाँ का है? ये यूके बेस्ड एक एंटिटी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है फास्टर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाना, और इसमें इंडियन एंटिटी है जो इसका पार्टनर है वो है भारती एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है टू बायोलॉजिकल फादर्स। सो रिसेंटली जापान के साइंटिस्ट ने एक माइस क्रिएट किया है जिसके दो बायोलॉजिकल फादर्स हैं। सो दो बेसिक जो पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन की वो ये हैं कि कहाँ के साइंटिस्ट ने, दैट इज जापान, और कौन सा एनिमल है, दैट इज माइस। सेकेंड है अमृत छत्री, सेकेंड है अमित क्षत्रिय। सो रिसेंटली वो नासा के एक न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम है, मून टू मार्स प्रोग्राम है नासा का। नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए का स्पेस एजेंसी है। सो जैसे यहाँ पर इसरो है इंडिया में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही यूएसए में नासा है और उसका एक प्रोग्राम है मून टू मार्स। उस प्रोग्राम के नए जो पहले हेड बने हैं वो हैं अमित क्षत्रिय। नेक्स्ट है क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू अर्थ। सो रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक नया ब्लैक होल डिस्कवर किया है और इसको नाम दिया है गाइया BH1 एंड गाइया BH2। एक्चुअली गाइया मिशन है वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये गाइया मिशन है वो किसका है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है और जिसका ऑब्जेक्टिव है कि एक 3D मैप हमें तैयार करना है हमारी गैलेक्सी का। गैलेक्सी की अगर हम बात करें तो हमारा जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे, और इस मिशन का नाम है गाइया मिशन, जो मिशन है ESA का। ESA क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है स्पेस डिज़ाइन लैब। सो रिसेंटली ये लैब है, ये अहमदाबाद यानी गुजरात में अनवेल की गई थी। इस लैब का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ हैं स्पेस के सेक्टर में, उनको एक इनोवेशन का प्लेटफॉर्म दिया जा सके, उनकी इनोवेशन को सपोर्ट किया जा सके, उसके लिए ये एक डिज़ाइन लैब है वो तैयार की गई है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू आर्टेमिस मिशन। सो आर्टेमिस मिशन है वो पहली बात नासा का एक प्रोग्राम है, दूसरी बात ये मून, लूनर यानी ये मून के लिए एक प्रोग्राम है। इस मिशन के तहत 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको मून के सरफेस पर लैंड करवाया जाएगा। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम हैं वो इंपॉर्टेंट है, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, जर्मी हेंसन एंड क्रिस्टियाना कोच। क्रिस्टियाना कोच है वो पहली महिला होंगी। आर्टेमिस मिशन से रिलेटेड 2 पॉसिबल क्वेश्चन है कि मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है। सो ये मून से रिलेटेड है और दूसरी बात ये यूएसए का है, और इसी मिशन के तहत पहली महिला और पहला पर्सन ऑफ कलर को मून के सरफेस पर लैंड करवाया जाएगा। पर्सन ऑफ कलर है विक्टर ग्लोवर, पर्सन ऑफ कलर विक्टर ग्लोवर, और फर्स्ट फीमेल हैं क्रिस्टियाना कोच, जो कि इस मिशन के तहत मून के सरफेस पर लैंड करेंगे, और जो स्पेसक्राफ्ट यूज किया जाएगा दैट इज ओरियन। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू MF हाइड्रा। सो ये दुनिया का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी है। फेरी यानी एक छोटा जहाज टाइप है, और इसको लॉन्च किया है नॉर्लेड ने, जो कि नॉर्वे की कंपनी है। नॉर्लेड जो कि नॉर्वे की एक कंपनी है, उन्होंने पहला हाइड्रोजन पावर्ड एक फेरी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है टेम्पो इंस्ट्रूमेंट। सो टेम्पो है वो नासा का एक इनिशिएटिव है। टेम्पो का फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फियरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। सिंपलेस्ट सेंस में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका मेन काम है एयर पोल्यूशन को ट्रैक करना। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। सो टेम्पो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है नॉर्थ अमेरिका में एयर पोल्यूशन को ट्रैक करना। नॉर्थ अमेरिका में ही यूएसए, कनाडा, ये सब कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू यूरेनियम 241। सो ये यूरेनियम का नया आइसोटोप है। आइसोटोप क्या है, ये सब चीज़ें आप साइंस में, बेसिक साइंस में ऑलरेडी कवर कर चुके हो। नेक्स्ट है जूस मिशन। जूस है दैट इज जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। सो सीधी सी बात है, ये जो मिशन है ये जुपिटर के मून्स के एक्सप्लोरेशन के लिए लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया था ESA ने, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जुपिटर के बारे में स्टडी करना। इसके अलावा एक और जुपिटर रिलेटेड इनिशिएटिव न्यूज़ में था, दैट इज यूरोपा क्लिपर। सो ये नासा का एक इनिशिएटिव है जो
जूस इनिशिएटिव है वो किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। और यूरोपा क्लिपर है, ये नासा का एक मिशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है जुपिटर के मून यूरोपा की स्टडी करना। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू ट्रुथ जीपीटी। सो पहले आया चैट जीपीटी जिसको ओपन एआई ने लॉन्च किया था, ओपन एआई ने। अब उसी के मॉडल पर एलोन मस्क जो कि स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो ट्रुथ जीपीटी को लॉन्च करने वाले हैं। ये कॉम्पिटिटर होगा बार्ड का। बार्ड भी एक इस तरीके का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको गूगल ने बैक किया है, और जो चैट जीपीटी है वो ओपन एआई ने तैयार किया है जिसको बैक किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। बैक किया है इसका मतलब है कि इसके लिए फंडिंग है, जो पार्टनरशिप है वो माइक्रोसॉफ्ट ने की है। और इसके अलावा रिसेंटली एलोन मस्क को इसलिए भी न्यूज़ में थे क्योंकि उन्होंने ट्विटर का नाम बदल कर क्या कर दिया है? एक्स। नेक्स्ट है रिलेटेड टू लूसी मिशन। सो लूसी मिशन है, ये नासा का एक मिशन है जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड को स्टडी करने के लिए। ट्रोजन एस्ट्रॉइड का मतलब है, लेट्स से ये जुपिटर का पाथ है, इस पाथ में कुछ बड़े बड़े पत्थर और एस्ट्रॉइड और मिलेंगे, उन एस्ट्रॉइड को हम क्या बोलते हैं? ट्रोजन एस्ट्रॉइड। यानी कि जिनका जो पाथ वो किसी प्लेनेट या किसी एक नॉर्मल सेलेस्टियल बॉडी को क्रॉस करता हो। सो ट्रोजन एस्ट्रॉइड उन एस्ट्रॉइड्स को बोलते हैं जिनका पाथ है वो सेम है जैसा जुपिटर का पाथ है। दीज आर ट्रोजन एस्ट्रॉइड। और इनकी स्टडी के लिए जो मिशन है उसका नाम है लूसी मिशन। ये मिशन नासा का एक मिशन है, नासा यूएसए का स्पेस एजेंसी है। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे मई 2023 के सिक्योरिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट रिलेटेड टू इंडो रोमानिया डिफेंस एग्रीमेंट। सो इंडिया और रोमानिया के बीच पहला एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। क्योंकि ये पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड रोमानिया। रोमानिया की अगर बात करें तो ये यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है और ये एक नाटो मेंबर भी है। नाटो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और रिसेंटली एक यूरोपियन कंट्री है वो नाटो की 31st मेंबर भी बनी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वो कंट्री कौन सी है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू एक एक्सरसाइज जिसका नाम था कवच। ये एक्सरसाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कंडक्ट करवाई गई थी और इसको कंडक्ट करवाया था अंडमान एंड निकोबार कमांड। अंडमान एंड निकोबार कमांड है वो हमारे देश का पहला और अकेला ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस का मतलब है तीनों सर्विसेज, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स का एक जॉइंट कमांड है। जॉइंट कमांड कौन सा है देश का? दैट इज अंडमान एंड निकोबार कमांड। ये अकेला ट्राई सर्विस कमांड है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू ऑपरेशन कुकी मास्टर। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक होता है डार्क वेब। डार्क वेब इसका मतलब है कि इलीगल जो चीज़ें हैं जो ऑनलाइन बेची जाती हैं उनके लिए ये एक काइंड ऑफ मार्केट है डार्क वेब। और इसी मार्केट को जेनेसिस मार्केट के कंटेक्स्ट में भी बुलाया जाता है। जेनेसिस मार्केट का मतलब है वह ऐसी वेबसाइट्स जहां पर लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या इलीगल इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस की जा सकती हैं। ये आइडेंटिटी फ्रॉड करने के लिए बहुत काम आने वाली वेबसाइट का एक डेटाबेस या काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म था। रिसेंटली ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसके खिलाफ एक्शन लिया है। दो इंपॉर्टेंट टर्म, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर। कुकी मॉन्स्टर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कुकीज़ जो इंटरनेट जब हम एक्सेस करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे डिवाइस से एक्सेस की जाती है, उन्हीं को कुकीज़ बोलते हैं। कुकीज़ मॉन्स्टर ऑपरेशन है वो इस चीज़ से रिलेटेड था कि जिसके तहत जेनेसिस मार्केट के खिलाफ एक्शन लिया गया। जेनेसिस मार्केट के थ्रू इलीगल इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू TCG एनाडोलू। ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है टर्की का और इसको दुनिया का पहला अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल एयरक्राफ्ट कैरियर भी बोला गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर ये
इस टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब जो एयरक्राफ्ट को लेके जाए और जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं से एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ कर सकें, इसी चीज़ को एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। सो ये टर्की का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी। हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे अवार्ड्स मई 2023 के। फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। सो ये दिया गया है अलिया मीर को, और वो पहली महिला बनी है जम्मू एंड कश्मीर से जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स। सो इसके लिए 3-4 कैटेगरीज हैं जिसमें अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को अवार्ड दिया गया है। जैसे जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया है ईशा अंबानी को, जो कि रिलायंस रिटेल की चेयरपर्सन है। उसके अलावा सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है CK वेंकटरमन को, जो कि टाइटन कंपनी के MD हैं, और मैक्स हेल्थ केयर के MD अभय सोई को अवार्ड दिया गया है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है द ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। ये अवार्ड दिया गया है, ये पोलैंड का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, अवार्ड है पोलैंड का सबसे बड़ा, और इसको दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनका नाम है वोल्डिमिर जेलेंस्की। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। सो ये प्राइज दिया गया है CR राव को, जो कि इंडो अमेरिकन है, मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन। इंडिया के केस में PC महलनोबिस के बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। PC महलनोबिस को महलनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का बेस था, सेकेंड 5 ईयर प्लान का बेस था, और जिनका मेन फोकस था हैवी इंडस्ट्री या फिर कैपिटल गुड्स पर। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू 59th मिस इंडिया 2023। सो ये दिया गया नंदिनी गुप्ता को, जो कि कोटा राजस्थान से हैं, और रनर अप थी श्रेया पुंजा, जो कि दिल्ली से हैं। नेक्स्ट है टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। सो इंडिया की तरफ से 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और SS राजामौली का नाम था। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मान। सो ये सम्मान दिया गया था राज सुब्रमण्यम को, वो फेडेक्स कंपनी के CEO हैं। फेडेक्स है जो एक ट्रांसपोर्ट या कुरियर सर्विस है, जिसका CEO है वो है राज सुब्रमण्यम, जिनको ये प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। इसके अलावा ये सम्मान दिया गया था दर्शन सिंह धालीवाल को। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू ग्रैंड क्रॉस अवार्ड। सो ये अवार्ड दिया गया था जर्मनी की फॉर्मर चांसलर एंजेला मार्कल को। नेक्स्ट है संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। सो ये अवार्ड दिया गया था सोनम वांगचुक को, जिन्होंने आइस स्तूपा को इन्वेंट किया था, आइस स्तूपा टेक्निक को इन्वेंट किया था, जो कि पहाड़ी एरियाज में वाटर स्कार्सिटी की यानी कि पानी की जो कमी की प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है बिलीव एम्बेसडर। सो रिसेंटली स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को बिलीव एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड इवेंट्स। हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे मई 2023 के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट है ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। सो ये सब स्टेट्स के पुलिस की एथलेटिक्स एक चैम्पियनशिप हुई थी, और ये चैम्पियनशिप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई थी, और इस चैम्पियनशिप के लिए जो मैस्कॉट था वो था बारासिंगा डियर, जिसका नाम था तेजस। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू स्कूल चलो अभियान। सो ये भी उत्तर प्रदेश का एक कैंपेन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल के लिए एनकरेज किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू दृश्य स्कीम। सो ये स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की एक स्कीम है। दृश्य का फुल फॉर्म है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। सो बेसिक सा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ड्रोन्स की मदद से हम अलग अलग मैप्स तैयार करेंगे ताकि हम एग्रीकल्चर के बारे में पता कर सकें, हम भीड़ के बारे में पता कर सकें, किसी भी तरीके से ड्रोन की मदद से मैपिंग हमें करनी है। और इस प्रोग्राम का नाम है दृश्य। ये एक स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और उस गवर्नमेंट का नाम है हरियाणा गवर्नमेंट।
ठीक है। नेक्स्ट है बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग। सो रिसेंटली तमिलनाडु ने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैन लगाया है, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। दृश्य प्रोग्राम जो कि हरियाणा सरकार का है, जिसमें ड्रोन की मदद से मैप तैयार किए जाएंगे, सर्वे किया जाएगा। दूसरा ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर तमिलनाडु सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा स्कूल चलो अभियान जो था वो था उत्तर प्रदेश सरकार का। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। सो मॉडर्न टाइम में बहुत सारे जगह पर खेलने की जो स्पेस है, प्लेग्राउंड है, वो अवेलेबल नहीं है। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड बनाया जाएगा। सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किसने ये शुरुआत की है, सो ये केरल सरकार ने शुरुआत की है, ताकि स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है 12 आवर वर्क डेज। सो रिसेंटली तमिलनाडु सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं। पहले तमिलनाडु में 8 आवर्स वर्क डेज थे, यानी कि आपका 8 घंटे का शिफ्ट होगा। अब उसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 12 घंटे। सो 12 आवर्स का अब शिफ्ट होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि 2030 तक उनके जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स जो हैं, उनमें जो भी व्हीकल्स यूज़ किए जाने हैं वो व्हीकल्स कौन से होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रमोशन के लिए एक स्कीम भी है, फेम स्कीम, और ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू तेजस्वी प्रोग्राम। सो ये मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रोग्राम है जहां पर युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड स्किल्स डेवलप करने में ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी मदद की जाएगी। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम है जहां पर स्टूडेंट्स हैं और जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट एस्पायरेशन। सो ये स्टार्ट किया है तेलंगाना और वोक्सन यूनिवर्सिटी ने, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करना। गर्ल्स 9 से 12th क्लास की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको एम्पावर करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू विशाखापत्तनम। सो रिसेंटली आंध्र प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि विशाखापत्तनम है वो स्टेट की कैपिटल होगी। एक्चुअली जब स्टेट फॉर्म किया गया था सो वहाँ पर एक इश्यू था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाइफर्केशन के बाद, और ये डिसाइड किया गया कि स्टेट की 3 कैपिटल होंगी, 3 अलग अलग एरियाज़ हैं वो अलग अलग कैपिटल होंगी। जैसे जो विशाखापत्तनम है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, अमरावती है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, और कुर्नूल है वो जुडिशियल कैपिटल होगी। अब उसी डिसीजन को वापस से रिट्रैक्ट करके डिसाइड किया गया है कि विशाखापत्तनम है वो एक कंबाइंड कैपिटल होगी। सो उसी के कंटेक्स्ट में ये एंटायर इश्यू न्यूज़ में था। नेक्स्ट है आरोहिणी कैंपेन। सो ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक कैंपेन है और मेन ऑब्जेक्टिव है गर्ल्स को, बच्चियों को एम्पावर करना। नेक्स्ट न्यूज़ है लाडली बहना योजना। सो ये मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है जहां पर फाइनेंशियली वीकर वुमेन हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। सो ये एक आई हेल्थ प्रोग्राम है जो कि स्कूल्स में चलाया जाने वाला है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके। सो ये गोवा सरकार की एक पहल है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू महाराष्ट्र। सो रिसेंटली महाराष्ट्र ने जय जय महाराष्ट्र को स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया है, स्टेट सॉन्ग, और इसको लिखा है राजा नीलकांत बड़े। नेक्स्ट न्यूज़ है स्क्वाड्रन लीडर तोलिका रानी। सो रिसेंटली स्क्वाड्रन लीडर तोलिका रानी को G20 समिट के लिए उत्तर प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। वो उत्तर प्रदेश की तरफ से पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था 2012 में। नेक्स्ट है नम्मा क्लिनिक। सो ये कर्नाटक सरकार की एक पहल है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक हेल्थ इनिशिएटिव है। सो इसके थ्रू हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जानी है। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे मई 2023 के एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। सो अरावली एरिया है, अरावली जो पहाड़ियाँ हैं उनके आसपास के एरिया में डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण ना हो, उसके लिए ये एक पहल शुरू की गई है। सो यहाँ से 3-4 पॉसिबल क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये किन किन राज्यों में हैं। सो ये 4 स्टेट में है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। और इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाना अराउंड अरावली हिल रेंज। कहाँ कहाँ बनाया जाना है, ये इन 4 स्टेट में बनाया जाने वाला है। कौन कौन से 4 स्टेट हैं? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली यूनियन टेरिटरी में। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लैंड डिग्रेडेशन को रोकना। सो ये अरावली प्रोजेक्ट है। अरावली पहाड़ियों की अगर बात करें तो ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, दुनिया का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन है, और ये पास होता है थ्रू दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। एक इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट ग्लोबल लेवल पर भी है जिसको अफ्रीकाज ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट या ग्रीन वॉल प्रोग्राम बोला गया है, जो कि अफ्रीका के इस रीजन से होने वाला है। इस रीजन को सहेल रीजन बोलते हैं और ये शुरू होता है सेनेगल से, जो कि वेस्टर्न साइड में यानी कि अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में है, और इथोपिया जो कि ईस्टर्न साइड में है। सो इस बेल्ट के दौरान भी यानी इस एरिया में भी फोकस ये है कि डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू अर्थ आवर 2023। सो हर साल ये अवेयरनेस प्रोग्राम है वो कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके दौरान लोग अपने घरों की एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को कम करते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स हैं उनको हम स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सो ये मनाया गया था लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, और इस बार ये 25 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, और इसके थ्रू लोग हैं वो अपने घरों के नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनको, नॉन एसेंशियल लाइट्स हैं उनको 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं 8:30 से 9:30 इस स्पेसिफिक दिन बंद करते हैं ताकि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू सारस क्रेन। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से जो कुछ स्पीसीज़ हैं जिनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 39 के हिसाब से जो डोमेस्टिकेशन है वो अलाउड नहीं है। डोमेस्टिकेशन का मतलब पर्सनल उसको पालना। इसी के कंटेक्स्ट में रिसेंटली उत्तर प्रदेश का एक फार्मर मोहम्मद आरिफ है, वो न्यूज़ में था क्योंकि उनके पास क्या था, सारस क्रेन। सो ये बर्ड है, ये उनके पास पाया गया था। बाद में इस बर्ड को शिफ्ट कर दिया था रायबरेली के समसपुर बर्ड सेंचुरी में। सारस क्रेन की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू गंधमार्दन हिल्स। सो ये उड़ीसा में ये हिल्स हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में थी क्योंकि इनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया है, BHS स्टेटस। BHS स्टेटस है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के हिसाब से दिया जाता है और इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। ओडिशा में रिसेंटली इसको ये स्टेटस दिया गया है, और ओडिशा में 3rd साइट है जिसको ये स्टेटस दिया गया है। पहली साइट है महेंद्रगिरी की हिल्स, सेकंड साइट है मंडासारू का जोज, और जो 3rd साइट है वो है गंधमार्दन की ये पहाड़ियाँ। सो 2 पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। एक तो पहला, किस राज्य में है? ये ओडिशा में है। किस कानून के तहत ये स्टेटस दिया गया है? ये स्टेटस दिया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्री सिटी 2022। सो रिसेंटली इस लिस्ट में 2022 की इस लिस्ट में मुंबई को शामिल किया गया है। ट्री सिटी इनिशिएटिव है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है। FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर इटली में है, इटली के रोम में, और दूसरा इसका जो पार्टनर है वो है आर्बर डे फाउंडेशन। आर्बर डे फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। सो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट टाइगर अनाउंस किया था, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाद में NTCA का भी गठन किया गया है। NTCA है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1 अप्रैल
1973 को स्टार्ट किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो प्रेजेंट डे में उत्तराखंड में है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने वाली है, और इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि NTCA है। NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और NTCA का जो चेयरपर्सन है वो होता है एनवायरनमेंट मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्टर है वो NTCA का चेयरपर्सन होता है। ये प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 18 राज्यों में इम्प्लीमेंट किया गया है, और टोटल 54 टाइगर रिजर्व हैं, 54 टाइगर। मोस्ट रिसेंट जो टाइगर रिजर्व है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा एक और टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो न्यूज़ में थी, वो है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इन दोनों को रिसेंटली ही टाइगर रिजर्व है उसका स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिबांग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अरुणाचल प्रदेश में है। रिसेंटली ये न्यूज़ में थी क्योंकि इसको भी टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया जाना था, और इसी के लिए ये न्यूज़ में था। इसके अलावा एक और टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, पाके या पखुई टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन भी पहले UPSC में पूछा जा चुका है। इसी के चक्कर में, यानी कि इस दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का स्टेटस देने के चक्कर में एक कम्युनिटी न्यूज़ में थी, एक ट्राइब न्यूज़ में थी, ये है इडू मिशमी। सो ये मिशमी हिल्स जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पर पाई जाने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी है। नेक्स्ट है गज उत्सव। गज यानी एलिफेंट की हम बात कर रहे हैं। सो ये एलिफेंट से रिलेटेड एक कैंपेन था, एक प्रोग्राम था, जिसको काजीरंगा नेशनल पार्क में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जो कि आसाम में है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। सो रिसेंटली इस अलायंस को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और इसको शुरुआत किया है इंडिया ने। इसके लिए $100 मिलियन का फंडिंग दिया जाना है आने वाले 5 साल में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बिग कैट्स, यानी कि जो बड़े एनिमल्स हैं, ये 7 बड़े एनिमल्स हैं, इनका कंजर्वेशन। ये एनिमल्स कौन कौन से हैं? टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, जगुआर है एंड चीता है। और ये 97 कंट्रीज़ के लिए ओपन है, दैट मीन्स ये कंट्रीज़ इसको ज्वाइन कर सकती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एशियाटिक लायन है वो मिलता है, और ये मिलता है गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में है, और यहीं पर दुनिया के सबसे आखिरी एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। रिसेंटली चीता से रिलेटेड भी भारत सरकार ने एक पहल ली है। भारत सरकार ने चीता को 2 कंट्रीज से इंपोर्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था। एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, दूसरी कंट्री है नामीबिया। सो ये चीता हैं वो नामीबिया से, 8 चीता नामीबिया से और 12 चीता हैं वो साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करवाए गए थे और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। सो ये पहला ब्रीडिंग सेंटर है जो एशियन किंग वल्चर के कंजर्वेशन के लिए है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड होने वाला है? ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड होने वाला है। सो जटायु जो कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है वो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड होने वाला है। नेक्स्ट है सुहलेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी बिकॉज यहाँ पर टाइगर के फोटोग्राफिक एविडेंस है वो पहली बार पाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट। सो ये रिपोर्ट रिसेंटली वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स। हेलो एवरीवन, इस सेक्शन में हम कवर करेंगे अपॉइंटमेंट्स जो कि मई 2023 में न्यूज़ में थे। फर्स्ट है अजय सिंह, जिनको रिसेंटली इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया है। IBA दैट इज़ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, उसका वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उनको सेलेक्ट किया गया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलेव। नेक्स्ट है सुधा शिव कुमार। सो रिसेंटली सुधा शिव कुमार है वो 40th प्रेसिडेंट बनी है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की 40th प्रेसिडेंट है सुधा शिव कुमार। सो ये थे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स।
हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट समिट्स जो मीटिंग्स हुई हैं अपेक्स लेवल यानी टॉप लेवल पर, उनकी बात करेंगे। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव, और ये पहला ऐसा कॉन्क्लेव था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया और अफ्रीका के आर्मी चीफ्स के बीच में ये कॉन्क्लेव था और ये पुणे में ऑर्गेनाइज करवाया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। सो ये फिल्म फेस्टिवल है, ये नई दिल्ली में आयोजित करवाया गया था। नेक्स्ट है रिलेटेड टू G20 MACS मीटिंग। MACS का मतलब है मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट। सो खेती से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उनका एक मीटिंग था G20 कंट्रीज़ का। G20 की अगर हम बात करें तो इसमें 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। हाँ, और इस साल के लिए दैट मीन्स 2023 के लिए इंडिया G20 का होस्ट है। लास्ट ईयर इंडोनेशिया था और नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील होने वाला है। और इन 3 होस्ट का जो ग्रुपिंग होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोइका। सो ये जो मीटिंग था G20 के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का, वो मीटिंग वाराणसी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसी मीटिंग के दौरान ये इनिशिएटिव न्यूज़ में था। इनिशिएटिव का नाम है महर्षि इनिशिएटिव। महर्षि का फुल फॉर्म है मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। मिलेट्स यानी मोटे अनाज के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव है। मिलेट्स की अगर बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 2018 को भारत सरकार ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया था, नेशनल ईयर। इसके अलावा 2023 है, उसको इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है, इंटरनेशनल ईयर, और ये इंडिया के प्रपोजल पर डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ साथ भारत सरकार है उसने मिलेट्स को एक नया नाम दिया है, श्री अन्न। उसके अलावा रिसेंटली मिलेट्स के ऊपर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करवाई गई थी, जो कि नई दिल्ली में आयोजित करवाई गई थी। सो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। महर्षि इनिशिएटिव है वो भी मिलेट्स में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए है। नेक्स्ट है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। सो ये समिट नई दिल्ली में आयोजित करवाई गई थी। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हेलो एवरीवन, इस सेक्शन में हम कवर करेंगे मई 2023 के इंपॉर्टेंट डेज। फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। सो पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 30 मार्च 2023 को, यानी 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट सेलिब्रेट किया था। और इसको ऑर्गेनाइज करवाया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और UN हैबिटेट ने। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। सो इसको सेलिब्रेट किया गया था 28 मार्च को, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। सो ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था। इसके अलावा हेल्थ के कंटेक्स्ट में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली दैट मीन्स 2023 में इसने 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, और इसी के कंटेक्स्ट में WHO है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। इसने 7 अप्रैल को 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, 7 अप्रैल 2023 को। 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। सेफ मदरहुड डे है वो 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और होम्योपैथी डे है वो 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र वीर गौरव दिन। नेक्स्ट है वीर गौरव दिन। सो महाराष्ट्र ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए 28 मई का दिन सेलेक्ट किया है, और 28 मई इसलिए स्पेशल है क्योंकि उस दिन VD सावरकर का बर्थ एनिवर्सरी है, और इसीलिए इसी दिन वीर गौरव दिन है उसके तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड आर्ट डे, जो कि 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाना है, और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है वो 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे,
ये 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और लीवर डे है वो 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल सिविल सर्विसेज डे है वो 21 अप्रैल को। सिविल सर्वेंट्स की बात करें तो उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और ये जो टर्म है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने ये टर्म दिया था। नेक्स्ट है अर्थ डे। सो अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 22 अप्रैल, और इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इसके अलावा 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के तौर पर मनाया गया, और 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। पंचायती राज की अगर बात करें तो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, PRI इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। इसके अलावा 23 अप्रैल को वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे के तौर पर मनाया गया, और 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मई 2023। हेलो एवरीवन, इस सेक्शन में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। सो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने एक बुक लॉन्च की थी, और उनकी बुक का नाम है आज़ाद। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है वॉर एंड वुमेन, इसके ऑथर हैं डॉक्टर M.A. हसन। नेक्स्ट बुक है गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म, इसके ऑथर हैं पीयूष बाबेले। नेक्स्ट बुक है रिलेटेड टू सचिन तेंदुलकर। सो बुक का टाइटल है सचिन 50 सेलिब्रेटिंग ए मास्ट्रियो, और इसके ऑथर हैं बोरिया मजूमदार। सो ये थे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो कि मई 2023 में न्यूज़ में थे। हेलो एवरीवन, इस सेक्शन में हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स। फर्स्ट है रिलेटेड टू वुमेन प्रीमियर लीग। सो जो फाइनल था वुमेन प्रीमियर लीग का वो मुंबई में आयोजित करवाया गया था, और फाइनल टूर्नामेंट है वो जीता है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। जो वुमेन IPL था उसमें 5 क्रिकेट टीमें थी। जो पर्पल कैप है वो दिया गया है हेले मैथ्यूज़ को, ऑरेंज कैप है वो दिया गया है मैग लैनिंग को, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो टाइटल है वो भी दिया गया है हेले मैथ्यूज़ को। ये वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू किम कॉटन जो कि न्यूजीलैंड से हैं। एक्चुअली वो पहली महिला अंपायर बनी है, ऑन फील्ड अंपायर, जिन्होंने एक मेंस क्रिकेट जो मैच है उसमें अंपायरिंग की है, और ये T20 में अंपायरिंग की है उन्होंने। इससे पहले क्लेयर पोलोसैक है वो पहली महिला अंपायर थी, लेकिन उन्होंने जो अंपायरिंग की थी वो वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच में की थी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू संजीता चानू। सो रिसेंटली संजीता चानू को डोपिंग के मामले में बैन कर दिया गया है डोपिंग की वजह से, और 2 पॉसिबल जो क्वेश्चंस है, पहली बात वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, और दूसरी बात उनका जो स्पोर्ट्स है वो है वेट लिफ्टिंग। सो वो एक इंडियन वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट है फीफा रैंकिंग। सो रिसेंटली फीफा ने रैंकिंग रिलीज़ की थी, उस रैंकिंग के हिसाब से अर्जेंटीना टॉप पोजीशन पर है, सेकंड पर है फ्रांस, और ब्राज़ील है थर्ड पोजीशन पर। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम की अगर हम बात करें तो इंडियन मेंस टीम है वो 101st पोजीशन पर है। उससे पहले इंडियन मेंस टीम है वो 106 पोजीशन पर थी। सो ये थी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स। हेलो एवरीवन, इस सेक्शन में हम कवर करेंगे रिपोर्ट्स। फर्स्ट है रिलेटेड टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। सो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं रिलीज़ की जाती, इसको मेनली रिलीज़ किया जाता है बाय टाटा ट्रस्ट। सो इस रिपोर्ट के हिसाब से कर्नाटक का जस्टिस सिस्टम है वो सबसे अच्छा है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, और सबसे जो स्लो जस्टिस सिस्टम है, स्लो जुडिशियल सिस्टम है वो है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है बिजीएस्ट एयरपोर्ट। सो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने, और इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे बिजी जो एयरपोर्ट है वो USA का एयरपोर्ट है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट।
और अगर इंडिया के एयरपोर्ट की बात करें तो इंडिया का IGI दैट इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो सबसे बिजी एयरपोर्ट है। ग्लोबली ये 9th पोजीशन पर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किस सिटी में कितनी सुविधाएं हैं वो इस रैंकिंग के द्वारा स्पेसिफाई की जाती हैं, और इस रैंकिंग को रिलीज़ किया है टाइम आउट ने। इस रैंकिंग के हिसाब से जर्मनी का बर्लिन शहर है वो टॉप पोजीशन पर है, यानी कि वहाँ पर सबसे बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। और इंडिया की तरफ से हमारा एक ही सिटी है दैट इज़ मुंबई, जो कि इस लिस्ट में है और वो 19th पोजीशन पर है, 19th पोजीशन पर। नेक्स्ट मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग। सो ये रैंकिंग रिलीज़ की है वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने, और इसमें इंडिया का रैंकिंग है 77th। इंडिया 77th पोजीशन पर है। नेक्स्ट है AI इंडेक्स रिपोर्ट। सो इस रिपोर्ट को रिसेंटली रिलीज़ किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और AI के मामले में इंडिया है ऑन 5th पोजीशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट, कि शहर में कितना वेल्थ है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है हेनले एंड पार्टनर्स ने। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का मुंबई है वो इंडिया में सबसे वेल्दिएस्ट सिटी है। इट इज़ ऑन 21st पोजीशन, ग्लोबली 21st पोजीशन पर है। मुंबई के बाद आता है दिल्ली, फिर बेंगलुरु, फिर कोलकाता। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। सो ये इंडेक्स रिलीज़ की है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने, और इस इंडेक्स के हिसाब से USA है वो स्टार्टअप्स के मामले में टॉप पोजीशन पर है, देन चाइना एंड देन इंडिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, नॉमिनल GDP के मामले में, नॉमिनल GDP के मामले में USA टॉप पर है और इंडिया 5th पोजीशन पर है। इंडिया ने रिसेंटली UK को पीछे छोड़ा है, पहले UK 5th पर था, अब इंडिया 5th पर है। उसी तरीके से परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में चाइना टॉप पोजीशन पर है और इंडिया 3rd पोजीशन पर है। इंडिया 3rd पोजीशन पर है एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी, जबकि USA है वो 2nd पोजीशन पर है एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो ये इंडेक्स है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इस इंडेक्स के हिसाब से 2023 की रैंकिंग के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ 38th, 38वां हमारा पोजीशन है। इससे पहले ये 2018 में रिलीज़ की गई थी और उस टाइम पर हमारा रैंकिंग था 44th, 44वां रैंकिंग था। बीच में कोविड की वजह से और कुछ और इश्यूज़ की वजह से ये रिलीज़ नहीं की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनने का एक पॉसिबिलिटी है। पहली बात, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ने, इंडिया का रैंकिंग है 44th। लॉजिस्टिक का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो खर्चा होना है। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक पॉलिसी अनाउंस की थी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, और इस पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 25 कंट्रीज़ में, यानी कि टॉप 25 रैंक्स में आना है बाय 2030 तक हमारा रैंकिंग टॉप 25 में होना चाहिए। इस साल हमारा रैंकिंग कितना है? इस साल हमारा रैंकिंग है 38th। लास्ट बार जब ये इंडेक्स रिलीज़ की गई थी तब हमारा रैंकिंग था 44th, और हाईएस्ट जो रैंकिंग जो टॉप परफॉर्मर है वो है सिंगापुर और फिनलैंड। रिसेंटली फिनलैंड है वो नाटो का मेंबर भी बना है। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो ये थे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। हेलो एवरीवन। सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मई 2023 के। फर्स्ट है एशियन हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर के तौर पर रिसेंटली सलीमा टेट को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस का 2023 का वाटर कॉन्फ्रेंस है वो USA के न्यूयॉर्क में आयोजित करवाया गया था, और रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको डियरनेस अलाउंस की घोषणा की गई है। डियरनेस अलाउंस का मतलब है महंगाई भत्ता, यानी कि महंगाई की वजह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलाउंस दिया जाता है। सो डियरनेस अलाउंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DA बोलते हैं, ये है 4% अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया का पहला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, उसके लिए HDFC म्यूचुअल फंड ने फाइलिंग की है, यानी कि उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है।
सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की अगर हम बात करें, ग्रीन बॉन्ड का मतलब है किसी भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए पैसे लोन पर लेना। यही काम अगर कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बैक्ड एजेंसी करेगी तो उसको बोल दिया सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। सो रिसेंटली HDFC म्यूचुअल फंड है, उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन फाइल की थी और पहला ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू अबेल प्राइज। सो अबेल प्राइज है वो दिया जाता है मैथमेटिक्स में, इसको जनरली मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है और ये दिया गया है लुइस कैफ्रोडी को। नेक्स्ट है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है टिराइन 1। नेक्स्ट है GST कंपनसेशन सेस की बात है तो जो पान मसाला है, पान मसाला उसके ऊपर कंपनसेशन सेस का जो रेट है दैट इज़ वेरी हाई और ये है 51%। 51% GST की बात करें तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1 जुलाई से इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए 1 जुलाई को GST डे के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। और इसको 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। GST के लिए एक GST काउंसिल भी है, GST काउंसिल जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको आर्टिकल 279A के तहत सेटअप किया जाता है। GST काउंसिल के जो चेयरपर्सन हैं वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट है रिलेटेड टू चिल्ड्रंस चैम्पियन अवार्ड। सो 2023 का चिल्ड्रंस चैम्पियन अवार्ड है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी में एक NGO दैट इज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। ये NGO आसाम की है और इस NGO का नाम है तपोवन। नेक्स्ट है इंडिया के ईरान में नए एम्बेसडर होने वाले हैं रुद्र गौरव श्रेष्ठ। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंडिया का पहला पॉकेट साइज्ड स्वाइप मशीन। स्वाइप मशीन वो एक छोटी सी मशीन है जिसमें हम कार्ड को स्वाइप करते हैं। सो रिसेंटली एक्सिस बैंक ने एक ऐसी छोटी मशीन स्वाइप मशीन लॉन्च की है जो जेब में भी आ सकती है और इसको नाम दिया है माइक्रो पे। नेक्स्ट है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे नेटवर्क। सो जो रेलवे लाइंस है, रेलवे नेटवर्क है, उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। नेक्स्ट है रिसेंटली मध्य प्रदेश के सोंदराजा मैंगो को GI टैग दिया गया है। GI की अगर हम बात करें, यह है जोग्राफिकल इंडिकेशन, पहला GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को जो कि वेस्ट बंगाल का एक प्रोडक्ट है। बिहार का पहला GI टैग दिया गया था मधुबनी पेंटिंग को। मधुबनी पेंटिंग GI टैग की अगर हम बात करें तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है और GI रजिस्ट्री है वो तमिलनाडु के चेन्नई में है। तमिलनाडु की बात करें तो रिसेंटली तमिलनाडु ने ऑनलाइन गेम्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा स्टेट डेवलपमेंट लोन्स लेने के मामले में भी तमिलनाडु टॉप पोजीशन पर है। नेक्स्ट है पहले बॉलर जिन्होंने 300 विकेट लिए हैं T20 मैच में। सो ये है युजवेंद्र चहल, पहले इंडियन बॉलर बने हैं वो। नेक्स्ट है नीरज निगम जो कि नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं RBI के। RBI का जो गठन है वो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर हुआ था, हिल्टन यंग। और इनिशियल शेयर कैपिटल था RBI का 5 करोड़। पहले RBI का हेडक्वार्टर था कोलकाता में, बाद में इसे मुंबई में शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू करिकल पोर्ट। सो रिसेंटली अडानी ग्रुप ने करिकल पोर्ट को अक्वायर किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू तुषार देशपांडे। सो रिसेंटली IPL मेंस IPL टूर्नामेंट है उसमें एक नया रूल लागू किया गया था इम्पैक्ट प्लेयर का। सो पहले इम्पैक्ट प्लेयर बने हैं तुषार देशपांडे जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के एक प्लेयर हैं। नेक्स्ट रिलेटेड टू फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ इट्स स्पाई एजेंसी। सो ये बनी है एनी केस्ट बटलर, यानी ब्रिटेन की पहली फीमेल स्पाई चीफ बनी है एनी क्रेस्ट बटलर। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू अर्जेंटीना। सो रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप जो कि इंडोनेशिया में अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप है जो इंडोनेशिया में होने वाला था, अब वो इंडोनेशिया में ना होकर अर्जेंटीना में होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप की। जो रेगुलर फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में आयोजित करवाया गया था।
नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू रिसीव इंडियन एयरफोर्स गैलेंट्री अवार्ड। सो पहली महिला ऑफिसर जिनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है वो हैं विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।